नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप जब बिहार में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को खत्म होने में मतदान द्वितीय चरण का भी मतदान समाप्त होने में मात्र एक सप्ताह का समय शेष है। प्रथम चरण के मतदान के लिए 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार आज बंद हो गया। अब आज वो समय आ गया है जब हम इस बात की समीक्षा करने का प्रयास करेंगे कि इस गठबंधन में, महागठबंधन में मुकेश सहनी और एनडीए में चिराग पासवान की अहमियत क्या है। क्या चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने से एनडीए की स्थिति सुधरी है? क्या मुकेश सहनी के महागठबंधन में शामिल होने से महागठबंधन की स्थिति सुधरी है? साथ ही यह भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इन गठबंधनों में शामिल होने से चिराग पासवान और मुकेश सहनी की स्थिति सुधरी है क्या? चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं इस बात की कि मुकेश सहनी के महागठबंधन में शामिल होने से महागठबंधन पर क्या प्रभाव पड़ा और बदले में मुकेश सहनी को क्या मिला। आपसे भी आग्रह है कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि महागठबंधन में शामिल होने से मुकेश सहनी को कितना लाभ और मुकेश सहनी के महागठबंधन में शामिल होने से महागठबंधन को कितना लाभ, ईमानदारी से सोच के बताइएगा। तो जानने का प्रयास करते हैं। शुरू करते हैं मुकेश सहनी से। मुकेश सहनी को दरअसल अगर सच्चाई में देखा जाए तो मात्र 9 विधानसभा सीटें इस विधानसभा चुनाव में मिला। उनकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि यह है मुकेश सहनी की कि मुकेश सहनी ने चुनाव से पहले यह घोषणा करवा लिया कि मुकेश सहनी सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम बनेंगे। यह एक उपलब्धि है मुकेश सहनी की, एक बड़ी उपलब्धि रही। अब अगर नैतिकता है राजनीति में जो घट रही है, कम है, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन थोड़ा सा अगर मान लीजिए महागठबंधन की सरकार बनती है और अब चाहे 5 सीट भी मुकेश सहनी जीत पाए या ना जीत पाए, लेकिन तेजस्वी यादव या कांग्रेस पार्टी मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने से इनकार नहीं कर सकती। यह मुकेश सहनी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भले ही, मैं दोहरा रहा हूं, भले ही मुकेश सहनी दावा 13 सीट पर लड़ने का कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो 9 सीट पे ही लड़ रहे हैं महागठबंधन से। ठीक है, 2 सीट ऐसा है जहां महागठबंधन से बाहर मतलब फ्रेंडली फाइट में है। ठीक है, तो इसीलिए मैं मान के चलता हूं कि 9, 11 और 13 के बीच का यह आंकड़ा है। खैर, सीट पे बाद में आते हैं। सबसे पहले जो मैंने कहा कि एक बड़ी उपलब्धि मुकेश सहनी को मिली 24 अक्टूबर को, जब संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में मुकेश सहनी ने लड़कर झगड़ कर यह घोषणा करवा लिया कि सरकार बनने पर महागठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे। एक तेजस्वी यादव करने को तैयार नहीं थे, लेकिन इसमें सहयोग मिला अशोक गहलोत का, कांग्रेस पार्टी का सहयोग तो इसमें भी मिला था, राहुल गांधी का और दीपांकर भट्टाचार्य का, कि मुकेश सहनी को कम से कम महागठबंधन में रख लिया जाए। आरजेडी ने तो अपना भर पूरा प्रयास कर लिया था कि मुकेश सहनी महागठबंधन में रह ही नहीं पाए। आप आंकड़े देख सकते हैं, 144, 143 लड़ रही है आरजेडी, एक सीट छोड़ी केवल सीपीआईएमएल के लिए। मैंने बताया है अन्य वीडियो में भी। तो यह सच्चाई है। तो सीटें अब 9 में जो सीटें हैं, अब देखिए 9 सीट में जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है मुकेश सहनी की प्रतिष्ठा के लिए, 2 सीट। एक सबसे पहले गौरा बौराम, जहां उनके भाई लड़ रहे हैं, सबसे प्रतिष्ठा की सीट है। मुकेश सहनी अगर गौरा बौराम हारते हैं तो आरजेडी के लोग क्या चिढ़ाएंगे पता है? अब तक 5 साल तक कांग्रेस पार्टी को आरजेडी के लोग चिढ़ाते रहे ना। क्या चिढ़ाते रहे? यह चिढ़ाते रहे कि 70 सीट लड़ने के लिए मिला, 19 सीट ही जीते, इसी कारण से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। यह दाग लगा कांग्रेस पर। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई यह थी कि 70 में से ऐसी 40 सीटें लगभग ऐसी थी जो कि आरजेडी भी लगातार 20 वर्षों में कभी भी चुनाव जीत नहीं पाई थी।
और इस बार तो और जबरदस्त खेल किया गया है कांग्रेस के साथ, ये तो अलग से बताऊंगा मैं कि कैसे कितना खतरनाक खेल खेला गया है कांग्रेस पार्टी के साथ। खैर, उसके उसका सबसे बड़ा नुकसान खेल करने वाले लोगों को ही हुआ है। तो ये स्थिति है कि गौरा बौराम में भी मुकेश सहनी की सीट फंसी हुई है, और फंसने का एकमात्र कारण है कि आरजेडी का सिंबल दे दिया जाना अफजल खान को। अगर अफजल खान को सिंबल नहीं दिया गया होता तो गौरा बौराम में जीत गारंटेड थी। पिछली बार भी 2020 में गौरा बौराम जीती थी ना वीआईपी, एनडीए के साथ थी तब भी। इसीलिए अगर वहां पर वोट कटवा नहीं होता अगर, तो गौरा बौराम गारंटेड थी। अब वो सीट फंस गया है। पिछली बार कौन कौन सीट जीती थी वीआईपी? गौरा बौराम, अलीनगर आरजेडी ने नहीं दिया मुकेश सहनी को, मुकेश सहनी मांगते रह गए, नहीं मिला अलीनगर। वहां से आरजेडी ने किसे दिया टिकट? विनोद मिश्रा को। विनोद मिश्रा को टिकट दिया गया, मुकेश सहनी को वो सीट नहीं दी गई। ठीक है, क्यों? जवाब आप दीजिएगा। आज मैं आप दर्शकों से भी कई जवाब मांग रहा हूं। ठीक है, कई दर्शक लिखते हैं कि आप जो बात जिन दर्शक को पसंद नहीं आता है, सूट नहीं करता है, वो बोल देते हैं सीधा कि आप फलानी पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं। केवल मेरे बारे में ही नहीं बल्कि सभी लोगों के बारे में प्राय दर्शक, कुछ दर्शक, सब नहीं, कई तो बहुत समझदार होते हैं, समझते हैं पत्रकारिता को, राजनीति को भी समझते हैं, उनके लिए मैं नहीं कह रहा। कुछ 5% दर्शक ऐसे होते हैं सीधा आरोप लगा देंगे आप पर कि आप फलानी पार्टी के पक्ष में आप काम कर रहे हैं। खैर, मुझे उसकी चिंता कम है। तो पिछली बार गौरा बौराम, अलीनगर, दरभंगा में 2 सीट जीती थी। गौरा बौराम दिया गया लेकिन फंसाकर, अलीनगर नहीं दिया गया। मुजफ्फरपुर में 2 विधानसभा सीट वीआईपी जीती थी। एक था बोचाहा सुरक्षित सीट, जहां से मुसाफिर पासवान चुनाव जीते थे वीआईपी के उम्मीदवार। दूसरा था साहेबगंज विधानसभा सीट। कोई सीट नहीं मिला वीआईपी को, एक भी सीट नहीं। कौन कौन? अलीनगर नहीं मिला। कौन पार्टी लड़ रहा है वहां से? आरजेडी के उम्मीदवार है विनोद मिश्रा। बोचाहा मुकेश सहनी को नहीं दी गई जीती हुई सीट। कौन लड़ रहा है? आरजेडी। साहेबगंज नहीं दी गई। कौन लड़ रहा है? आरजेडी। मतलब 4 सीट जो जीते थे मुकेश सहनी, चारों सीट खलास। अब आप ढूंढ लीजिए कि जहां मुकेश सहनी की पार्टी दूसरे नंबर पर थी वो सीट मिला है क्या मुकेश सहनी को? एक सीट मिला था जहां मुकेश सहनी की पार्टी दूसरे नंबर पर थी पिछली बार, सुगौली विधानसभा सीट, चंपारण में। इस बार क्या हुआ खेल? सुगौली दिया गया लेकिन उम्मीदवार डिस्क्वालीफाई हो गया। क्यों? इसलिए कि उम्मीदवार ने जानबूझकर फॉर्म में गलती किया था। शशिभूषण सिंह। और वो भी खेल क्या था? सीट जीता हुआ सीट था आरजेडी का सुगौली, उम्मीदवार जीता हुआ था। आरजेडी ने कहा मुकेश सहनी को लड़ लीजिए, उम्मीदवार भी दे दिया, अपना ही उम्मीदवार दिया। ऐसा नहीं कि मुकेश सहनी का उम्मीदवार, आरजेडी ने अपना उम्मीदवार देकर कहा कि इसको 9-6 पर लड़ा लीजिए, और वो उम्मीदवार खेला कर गया, वैसे ही जैसा खेला गौरा बौराम में हुआ। बात समझ लिए? अब आप ढूंढ के बताइएगा मुझे, दर्शकों से मेरा आग्रह है कि ऐसी कोई सीट मिली मुकेश सहनी को? मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है जहां मुकेश सहनी की पार्टी पिछली बार 2nd पोजीशन पर थी। पहला पोजीशन वाला मैंने बता दिया, दूसरा वाला बताइए। नहीं मिला। कौन कौन? उसके बाद आइए महत्वपूर्ण सीट, छातापुर विधानसभा सीट, सुपौल जिला में मुकेश सहनी लड़ना चाहते थे, नहीं मिला। छातापुर नहीं मिला। कौन लड़ रहा है? कौन पार्टी लड़ रही है? चेक कर लीजिएगा। मुकेश सहनी अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद के लिए मांग रहे थे भभुआ विधानसभा सीट, चैनपुर विधानसभा सीट, चैनपुर, बाल गोविंद बिंद के लिए। मिला? नहीं मिला। वहां से आरजेडी ने बीजेपी से आए हुए
ब्रिज किशोर बिंद को टिकट दे दिया, नहीं मिला। मिला मुजफ्फरपुर में मिला, कहां? औराई विधानसभा सीट। औराई में मालूम है पिछला बार बीजेपी का उम्मीदवार कितना वोट से जीता था? 50,000 से ज्यादा वोट से राम सूरत राय, 50,000 से ज्यादा वोट से बीजेपी जीती थी औराई। इस बार वहां औराई में कौन लड़ रहे हैं? वीआईपी भोगेंद्र सहनी। ठीक है, दरभंगा टाउन विधानसभा सीट कितना मुश्किल होता है अंदाजा है आपको ना? उमेश सहनी लड़ रहे हैं वहां से। ठीक है, कुशेश्वर स्थान गणेश भारती, कांग्रेस पार्टी के पुराने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक राम के बेटा के खिलाफ, अतिरेक कुमार के खिलाफ गणेश भारती, लेकिन गणेश भारती का सिंबल जमा नहीं हुआ। आप देखते रहिए कितना खेल हुआ है, कितना खेल खेला गया है। और कुशेश्वर स्थान गौरा बोराम से सटा हुआ है, यही वो इलाका है जहां मुकेश सहनी का जन्म हुआ है। समझ रहे हैं? गणेश भारती निर्दलीय है, नाव छापू चिन्ह नहीं मिला उनको। आइए जहां लड़ रहे हैं पारू में लड़ रहे हैं, मतलब साहेबगंज बगल वाला नहीं दिया गया, जहां मुकेश सहनी के पास अपने उम्मीदवार थे। अरुणाभ नाम है क्या? नीलाभ मुकेश सहनी की पार्टी के नेता है नीलाभ। उनके पास उम्मीदवार थे साहेबगंज विधानसभा लड़ने के लिए, कुरनी लड़ने के लिए। उनको नहीं दिया गया, वो सीट नहीं दी गई कौन सी? पारू, जहां मुकेश सहनी के पास उम्मीदवार नहीं थे। तो आरजेडी ने क्या किया? उम्मीदवार दे दिया राजेश यादव। वीआईपी के टिकट पर। आलमनगर मधेपुरा, वहां से कौन लड़ रहे हैं चुनाव? वीआईपी लड़वाना चाहती थी, मुकेश सहनी लड़वाना चाहते थे ब्रह्मदेव सहनी को, वो मुकेश सहनी के भक्त हैं। लेकिन आरजेडी ने क्या कहा? आरजेडी ने खेला किया वहां नवीन निषाद। ये नवीन निषाद कौन है पता है? आरजेडी से पहले नामांकन किया था, लालटेन छाप जमा किया था, सिंबल भी जमा हो गया था। यही नवीन निषाद जिनको आलमनगर से लगाया जा रहा है, पहले आरजेडी के सिंबल लेकर जमा करके नामांकन हुआ था। बाद में वही नवीन निषाद को कहा गया कि आप नाव छाप वाला भी जमा कर दीजिए सिंबल, और बाद में लालटेन का सिंबल वापस ले लिया। नाव छाप पर लड़ रहे हैं नवीन निषाद। बात समझ में आ रहा है? आरजेडी के कैंडिडेट हैं, लड़ रहे हैं नाव छाप पर। और कितने महत्वपूर्ण है इस बात से साबित होता है कि पहले वो आरजेडी का सिंबल जमा कर चुके थे। और ये विधानसभा सीट कैसी है इस बात से समझिए कि नरेंद्र नारायण यादव 90 से लगातार आलमनगर से चुनाव जीतते आ रहे हैं। शरद यादव और नीतीश कुमार के बहुत ही नजदीकी रहे हैं, अनुमान लगा लीजिए। बिंदु गुलाब यादव झंझारपुर लड़ना चाहती थी मुकेश सहनी की पार्टी के, नहीं मिला टिकट। बिंदु गुलाब यादव ने बाद में बाबू बढ़ी विधानसभा सीट पर नामांकन किया, जहां आरजेडी के उम्मीदवार थे। वहां भी नामांकन वापस करवा लिया गया बिंदु गुलाब यादव का। झंझारपुर तो नहीं है मिला, बाबू बढ़ी में नामांकन की, वहां से भी नामांकन वापस करवाया गया, धमकी देकर कि वापस नहीं करेंगे तो जाइए बाहर। यही स्थिति है केसरिया विधानसभा सीट, जहां वीआईपी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं वरुण विजय। कौन है वरुण विजय? महेश्वर सिंह पूर्व में मंत्री रहे, राजपूत नेता हैं, आरजेडी में थे। उनके पुत्र हैं वरुण विजय। कौन है मुकेश सहनी का? जितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनमें, और जितना मुकेश सहनी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जितने विधानसभा सीट पर कर रहे हैं, सब जगह महागठबंधन को तो वोट मिल रहा है सहनी समाज का। लेकिन मुकेश सहनी को क्या मिला? एक सफलता केवल, कि वो डिप्टी सीएम के उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। देखिए 14 नवंबर के बाद क्या होता है। आप मेरे विचारों से कितने हद तक सहमत हैं? आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। पसंद आता है लाइक कीजिए। मेरा प्रयास होता है कि
विश्लेषण निष्पक्ष होना चाहिए हर राजनीतिक दल का, हर राजनीतिक कैरेक्टर का। उसकी नीति और नीयत के आधार पर सच्चा विश्लेषण ही जनता में राजनीतिक जागरूकता पैदा कर सकती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।